आज की वीडियो में हमारे पास 2017 का क्वेश्चन पेपर है। यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। एंड इस वीडियो में हम इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चंस आए थे उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल उसी टेम्परामेंट से हम डिस्कस करेंगे जैसे आप एग्जाम में इनको सॉल्व करेंगे। सो एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलेंगे एंड जो राइट आंसर है उस तक हम पहुंच जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम पार्ट ए से। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस है, सभी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हमें इस कैपिटल लेटर में गिवन वर्ड का सिनोनिम फाइंड करना है। So the statement is the fundamental character of an individual defines his entire life. So यहाँ पर जो हमारे पास कैपिटल वर्ड है that is fundamental। और फंडामेंटल तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल कि जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और यहाँ आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपको अभी हमने वर्ड बोला एसेंशियल, एंड एसेंशियल हमारे पास ऑप्शन में भी है। अगर आप बाकी वर्ड्स को देखो तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि बाकी वर्ड्स भी, क्योंकि इधर से उधर वर्ड्स घूम सकते हैं, सो हम उनके सिनोनिम्स एंड उनके वर्ड मीनिंग्स को भी प्रैक्टिस करते चलें। एसेंशियल का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है ना। यहाँ पर भी आप देखिए तो द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज एंटायर लाइफ, मतलब कि द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टर जो एक इंडिविजुअल की लाइफ में होता है दैट डिफाइंस हिज एंटायर लाइफ, है ना। प्रोडक्टिव का मतलब देखेंगे तो प्रोडक्टिव होता है मतलब जो काम हम बहुत तसल्ली से करते हैं एंड उसका हमें कुछ फ्रूट मिलता है, द थिंग दैट इज फ्रूटफुल, तो वो प्रोडक्टिव हो गया। सक्सेसफुल यानी विक्टोरियस, कंप्लीट होने पर जो विक्ट्री मिलती है दैट इज सक्सेसफुल। और इफेक्टिव मतलब जो चीज़ है ना किसी काम पर इफेक्ट करे, मतलब कि डोमिनेट कर पाए, अपना कुछ असर दिखा पाए, दैट इज इफेक्टिव। ठीक है, सेकंड में हमारे पास चलते हैं। यहाँ पर भी हमें सिनोनिम बताना है। आप ना एक चीज़ करते चलिए कि क्योंकि क्वेश्चंस मिक्स्ड है तो कभी बीच में सिनोनिम आएगा, कभी एंटोनिम। जैसे इस क्वेश्चन में एंटोनिम है, सिनोनिम, तो आप मार्क करते चलिए ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो कि क्या इस वर्ड में सिनोनिम बताना था या एंटोनिम। कई बार एग्जाम में जब हम जल्दी जल्दी में होते हैं तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, बस ऑप्शन को देखते सीधे हमें ऑप्शन दिखती है, मार्क करके आगे निकल लेते हैं। सो हमें इंपॉर्टेंट रखना है कि सिनोनिम है तो सिनोनिम देखें। सेंटेंस पढ़ते, शी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग हैकनेड एंड रिडंडेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम हर पास्ट इवन while dealing with the future generation। सो यार इसमें बोलना ये चाहते हैं कि एक लड़की है जिसकी एक हैबिट है एक पुराने टाइप के जो एग्जाम्पल्स नहीं होते वो फ्यूचर जनरेशन के साथ भी यूज़ करना। फ्यूचर जनरेशन के बच्चों से वो बात करती है पर फिर भी वो अपने घिसे पिटे पुराने एग्जाम्पल्स, अपने पास से पुराने एग्जाम्पल्स जिनका अब कोई मतलब नहीं है फ्यूचर जनरेशन के लिए, उनको यूज़ करती है। सो यहाँ पर सिंपल हमें ये तो समझ आ रहा है कि कहना क्या चाहता है। अब हमें इस वर्ड का यहाँ पर सिनोनिम बताना है। तो यार देखिए, इनडिफरेंट तो यहाँ पर डज नॉट सूट है ना। हमें इस टाइप का वर्ड चाहिए जो थोड़ा ऐसे डिस्क्राइब करे कि जो एग्जाम्पल्स जिनका अब यूज़ नहीं है फ्यूचर जनरेशन के साथ वो। इमेजिनेटिव तो टोटली रूल आउट हो गया। क्लीशेड को अभी हम देखते हैं। इम्प्रेसिव अगर होता तो इतनी बेकार स्टेटमेंट क्यों ही वो लिखता है। रिडंडेंट का मतलब भी वही होता है कि एग्जाम्पल्स विच आर नॉट ऑफ यूज नाउ, राइट, चेंज एग्जाम्पल्स होने। इनडिफरेंट भी डज नॉट सूट वेल। द आंसर इज क्लीशेड। अब क्लीशेड वही होते हैं जो विच आर ऑफ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मतलब ऑर्डिनरी हो चुके हैं, दे आर नॉट ऑफ यूज नाउ। सो यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर आंसर क्लीशेड हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी ऑप्शंस टोटली रूल आउट हो रही है। यहाँ पर हमें अगर इस स्टेटमेंट का मतलब समझ आ जाता या फिर हमें इस वर्ड का मतलब पता होता है कि घिसे पिटे एग्जाम्पल, मतलब अगर आप इसको पढ़े ना, पास्ट इवन वाइल डीलिंग विद द फ्यूचर जनरेशन, मतलब वो कुछ ऐसा कहना चाहते कि यार बेचारी फ्यूचर जनरेशन है उसके साथ तुम पुराने घिसे पिटे एग्जाम्पल्स यूज करो जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप समझ जाते तो आप इस वर्ड क्लीशेड पर पहुंच जाते, राइट। अब हम आगे चलते हैं। वो दिस मेड यू सेंस कि कैसे सोचना है। थर्ड है, इसमें भी बोल रहा है हमें सिनोनिम बताना है। ध्यान से हम फिर से देख लेते हैं। सिनोनिम का क्वेश्चन आ गया एंड सेंटेंस है, शी इज़ एन इमैक्यूलेट सोल हुज प्रेजेंस मेक्स ऑल द डिफरेंस। मतलब यार ये तो लग रहा है कुछ बहुत ही हाई फाई टाइप बात हो रही है। मतलब कोई ऐसी सोल है कि मतलब उसके आने से हर तरफ पॉजिटिविटी आ जाती है ना, सारे डिफरेंस फैल जाता है। मतलब सब नॉर्मल इंसान खड़े होते हैं बट जब वो आती है, वो एक ऐसी सोल है, इतनी प्योर पायस सोल है, जब वो आती है तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ ऑप्शन देखो, स्पॉटलेस। अब देखा जाए तो स्पॉटलेस का मतलब भी प्योर ही होता है। हमें ऐसा वर्ड ही ढूंढना है कि वो इतनी प्योर पायस सोल है, तो दिस कैन बी वन ऑफ आवर आंसर्स। आगे ऑप्शंस पे चलते हैं। एक्साइटेड, क्या आपको लगता है कि हाँ एक्साइटेड आ सकता है? एक्साइटेड सोल,
नो नो नो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल, थोड़ी देर के लिए आप सोच भी सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पर हम यहाँ जो सेंटेंस से समझ पा रहे हैं सोल की बात चल रही है। अब सोल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होती नहीं है, सोल एक्साइटेड भी नहीं होती है, और सोल अनपैरेलल्ड भी नहीं होती है। सोल स्पॉटलेस होती है, जिस पर कोई दाग नहीं है, इतनी क्लीन है, पायस है, इतनी प्योर है। तो हम वो बात करें तो हमारा आंसर स्पॉटलेस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। अब फोर्थ में हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट, सिनोनिम का मतलब सिमिलर। अब अभी इसका ऑपोजिट बताना है। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एनमिटी। अच्छा, एनमिटी की बातें चल रही हैं यहाँ पर। सो ऑप्शंस को मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जिनको मीनिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। एनमिटी मतलब थोड़ा डिफरेंट लगेगा कि क्या है एनमिटी, ना इस सेंटेंस से कुछ पता चल रहा है, ना इसमें कोई ऐसा दिया गया है कि हम कुछ सेंटेंस में थोड़ा मतलब निकाल सके। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हम मतलब निकाल पा रहे थे, इस वाले में निकाल पाए थे, बट यहाँ कैसे हम इसको सोच सकते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आप एनमिटी वर्ड को देखिए। जब भी आपको ऐसी कंफ्यूजन हो जाए ना कि यार इसमें तो सेंटेंस में भी पता नहीं चल रहा है, तो आप वर्ड रूट पर जाइए। अब मैं वर्ड एनमिटी पर फोकस करूँ। क्या आपने एनमिटी से आपको थोड़ा सा नहीं लग रहा कि एनिमी, दुश्मन की बातें हो रही है ना? एनिमी, एनिमी को अगर मैं किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो वो एनमिटी बन जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एनमिटी, मतलब कुछ हेट्रेड, एनिमी टाइप बातें चल रही हैं, है ना? तो मैं ऑप्शन देखती हूँ एमिटी। अब हो सकता है लोगों को एमिटी का मतलब भी ना पता हो, इसको होल्ड पे रखते हैं। कॉपरेशन, यार कॉपरेशन तो हम तब करेंगे ना जब यू नो हमें वो बातें करनी हो कि भाईचारे की बातें करनी हो। डिस्प्यूट, अगेन ये एनमिटी से रिलेटेड है। हॉस्टिलिटी इससे ही रिलेटेड है। तो हम ये तो सिनोनिम्स हो गए। तो हमारे पास जो वर्ड बचा दैट इज कॉपरेशन एंड एमिटी। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा दैट वुड बी एमिटी। नाउ वाई, बिकॉज एनमिटी का मतलब है हम दुश्मन और हेट्रेड, इन सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं। ठीक है, बट एमिटी ये भाईचारे वाली बातें हो जाएंगी, राइट? सो द आंसर वुड बी ए पार्ट, एमिटी। नेक्स्ट अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें बताना है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। शी वॉज रिलक्टेंट टू सेल हर कार। रिलक्टेंट का मतलब होता है यार जिद करना, मतलब यार जो मर्जी कर लो मैं तो अपनी कार नहीं बेचूंगी। रिलक्टेंट मतलब अड़ जाना, किसी बात के जिद हो जाना मतलब। और तुम ऑप्शन देखो, एंग्शियस, कहीं से भी इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। हैप्पी, बिल्कुल कोई मतलब नहीं बन रहा। अनविलिंग, हाँ बिल्कुल ये सिनोनिम है इसका, अनविलिंग कि यार जो मर्जी कर लो मैं तो नहीं भेजूंगा। अनविलिंग मतलब मेरी इच्छा के बिना तुम इस कार को नहीं बेच सकते। ईगर, लेकिन जो ईगर है मतलब मैं उत्सुक हूँ बहुत ज़्यादा इस कार को बेचने के लिए, मुझे बहुत जल्दी पड़ी, मुझे कार बेचनी है, मतलब आज बिक जाए, बिकनी है तो। बट हमें क्योंकि एंटोनिम बताना है तो रिलक्टेंट का जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा दैट इज ईगर। वो कह रही है कि मैं तो नहीं बेचूंगी, बट ऑपोजिट देखे तो मैं तो आज ही बेचूंगी, तो वो ईगर का मतलब होता है आज ही, मतलब बहुत उत्सुक। तो ये सिंपल था, राइट? सिक्स्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम। अब फिर से एंटोनिम ऑपोजिट बताने ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल। आई कैन नॉट कंप्लाई विद द क्वीर रेगुलेशंस ऑफ योर लैंड। अब क्वीर का मतलब क्या होता है? क्वीर का मतलब होता है कि तुमने जो सेट की हुई है, मतलब ना कस्टम, मतलब एकदम सेट कर रखा है कि सबको यही फॉलो करना है, यही रूल्स है, यही रेगुलेशंस है। अगर इस लैंड पे रहना है तो तुम्हें वही रेगुलेशंस फॉलो करना है। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का तो कोई मतलब नहीं बन रहा, ना सिनोनिम इसका हो सकता है ना एंटोनिम हो सकता है। निम्बल, इसको अभी छोड़ दीजिए, हो सकता है आपको ना पता हो। एवरीडे, बिल्कुल नहीं। एवरीडे का क्या मतलब है? एवरीडे रेगुलेशंस नाम की भी कोई चीज होती है? नहीं। कस्टमरी, यही तो मैंने कहा था मैं एंटोनिम बताने। क्वीर मतलब कि बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्ट, कस्टम के अकॉर्डिंग, और हमें यही वर्ड बताना था। हमें बिल्कुल ऑप्शन में यहाँ पर ये वर्ड मिल गया, दैट इज डी पार्ट, कस्टमरी। सो ये हमारा आंसर हो गया। सेवंथ पे चलते हैं। यहाँ पर हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। अब ये एरर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये पूरा दिया हुआ है हमें। एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूब्ड। इस सेंटेंस का मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि जो लोग बहुत इग्नोरेंट होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं ना, भोले भाले से होते हैं, उनको दुनिया बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना देती है। इसका मीनिंग हो गया। पर हमें तो यहाँ एरर बताना है। एज यू नो, एज यू नो इसमें कोई एरर नहीं है। दैट द इग्नोरेंट, आपको नहीं लगता यहाँ पर ये दैट कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया है?
क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एज यू नो वी आर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, एज यू नो वी आर डूइंग दिस, एज यू नो वी आर डूइंग दैट, तो ये दैट कहाँ से आ गया? एज यू नो दैट द इग्नोरेंट, ये ऐसा होना चाहिए एज यू नो द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूब्ड, तो यहाँ पर दैट की ऑप्शन गलत होगी, मतलब दैट आना ही नहीं चाहिए था। ये देखिए बी पार्ट में आपको दिया दैट द इग्नोरेंट, है ना, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कभी भी जब हम एज यू नो जैसा फ्रेज यूज करते हैं उसके बाद में दैट नहीं आता, हम सीधा बोलते हैं एज यू नो वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस कमेटी, एज यू नो टुमारो इज अ हॉलीडे, एज यू नो दैट, ये सब यूज नहीं करते, दैट नहीं आता, ठीक है। एज यू नो द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूब्ड, सिंपल डालते हैं, दैट जैसे वर्ड्स का हमें यूज नहीं करना होता। 8th क्वेश्चन है which of the following parts of the sentence has an error? Again error बताना है हमें। After a lot of argument I brought him forward to my point of view, तो यहाँ पर देखो आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी, है ना। आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट में देयर इज नॉट इवन अ सिंगल एरर की ना एक ही दिक्कत है या लॉट की या ऑफ की, प्रेपोजिशन भी सही है आर्टिकल भी, तो यहाँ तो ये ऑप्शन तो निगलेक्ट कर दो। I brought him forward. I brought him forward to my point of view. Like see, this is not appropriate. मतलब I brought him forward का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है. This is not making any sense. क्योंकि brought forward आना चाहिए, him forward तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, right? अगली ऑप्शन भी देख लिया, टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हाँ तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं उसे कन्विंस करके ला पाई, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। नो एरर तो टोटली एलिमिनेट हो गया बिकॉज वी हैव एन एरर हियर, आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड, तो जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होना चाहिए था दैट कैन बी, मैं एक ऑप्शनल आंसर दे रही हूँ, आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रिंग हिम राउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड तो मतलब मैं उसे आगे ले आई, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप खुद सोच के देखिए इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं, ब्रॉट हिम फॉरवर्ड, कहाँ फॉरवर्ड आप ले आए? ऐसे तो मैं बोल दूं आई ब्रॉट हिम बैकवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल नहीं, है ना, दिस डज नॉट मेक अ सेंस। तो यहाँ पर इसकी फॉरवर्ड की गलती है, तो ये यहाँ पर हमारा बी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस don't ask him how he is because if he starts talking about his health you'll never get off from him has an error। again error based question है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन में लिखा है डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज, कोई दिक्कत नहीं लग रही, एलिमिनेट। इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यूल नेवर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यूल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम, अब आपको थोड़ा सा लग नहीं रहा है यहाँ पर सेंटेंस जो बनाना चाह रहा था यहाँ तक बिल्कुल सही है। यूल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम का क्या मतलब होता है, राइट? गेट ऑफ फ्रॉम हिम का मतलब इज लाइक कि यू आर नॉट, है ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं आप चल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा सेंस बनाकर देखते हैं। डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम, मतलब कि बंदा ये चाहता है कि उससे उसकी हेल्थ के बारे में मत पूछना, नहीं तो तुम उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। और गेट ऑफ नहीं लिखते हम बोलते हैं गेट रिड ऑफ, मतलब किसी से जान छुड़ाने का मतलब है इस सेंटेंस का, तो यहाँ पर वर्ड आना चाहिए था गेट रिड ऑफ। गेट ऑफ तो मतलब इज नॉट मेकिंग अ सेंस एट ऑल, तुम्हारे ये एरर है टू गेट ऑफ फ्रॉम हिम। हमारे पास कुछ ऐसा लिखा होता है ना, यू नेवर गेट रिड ऑफ हिम, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता, तब हम डी ऑप्शन मार्क करते। बट गेट ऑफ हिम इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, राइट? गेट रिड ऑफ आना चाहिए था इन प्लेस ऑफ गेट ऑफ यहाँ पर, ठीक है। नाउ 10th पे चलते हैं। नाउ 10th क्वेश्चन इज which of the following words can be used as a substitute for the phrase। अब हमें इस पूरे फ्रेज के लिए एक सब्सटीट्यूट वर्ड निकालना है। सेंटेंस पढ़ते हैं, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर जब बच्चों के जो माँ बाप होते हैं वो काम करने पर जाते हैं, तो पीछे से एक ऐसी जगह जहाँ पर उन्हीं बच्चों का, वर्किंग पेरेंट्स के बच्चों का ध्यान रखा जाता है। सो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है कुछ वर्ड्स की, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ जो वर्ड्स आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको पता ही, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो कि इसका क्या वर्ड होता है, बट हम थोड़ा ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ से एलिमिनेट करते हैं किस वर्ड का तो बिल्कुल ही आंसर नहीं बनता, ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ स्कलर। स्कलर का मतलब आप थोड़ा सा सोचिए, स्कलर मतलब कुछ ऐसी बात हो रही है कि
अगर मैं आपको बताऊं, इसका मीनिंग ये होता है कि जो इंसान जब एक बोट को रो कर रहे होते हैं, तो जो अ, दो स्कल्स होते हैं ना बोट के, जिससे हम रो करते हैं, वो जो उसके जिसको हम बोलते हैं कि जिससे पानी को पीछे किया जाता है, वो दो डंडे से जो होते हैं, वो स्कलर होता है। मतलब वो इंसान जो बोट को रो करता है, बोट को चलाता है, वो स्कलर होता है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी नॉलेज आपको प्रीवियस होनी चाहिए, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है इन वर्ड्स का। ठीक है, उसके बाद एक ये वर्ड है डॉर्मेट्री। अब डॉर्मेट्री हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता हो। इट इज़ अ रूम फॉर स्लीपिंग, डॉर्म। ठीक है, इट इज़ अ रूम फॉर स्लीपिंग। और ये जो रूम होता है, इसमें बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं, बहुत सारे लोग सोते हैं, ऐसा नहीं इट इज़ जस्ट अ रूम फॉर स्लीपिंग। सो ये हो सकता है कुछ लोगों को इसका मीनिंग पता हो, तो ये तो एलिमिनेट हो जाती है आपसे ऑप्शन। रिफेक्ट्री। अब रिफेक्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा रूम हो और जहाँ पर खाना सर्व होता है, मील्स सर्व होती हैं। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, बिकॉज दीज आर लिटिल कॉमन वर्ड्स। अगर नहीं पता तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। तो हमारे पास अगर आपको थोड़ा सा भी होता तो अगर आप एलिमिनेट कर पाते एक दो ऑप्शंस को भी, तो देयर वाज अ 50-50 चांस कि आप इस बी ऑप्शन पर पहुंच जाते। क्रैश, ये होता है वर्ड कि एक ऐसी जगह जहाँ पर वर्किंग पेरेंट्स के बच्चों का ध्यान रखा जाता है, केयर की जाती है उनकी। सो वी आर डन विथ हाफ ऑफ द क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी इस वीडियो से। अब से कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बहुत सारी वीडियोस हम लाने वाले हैं, मतलब यूपीएससी ईपीएफओ एंड बहुत सारे एग्जाम्स जो भी आपके आ रहे हैं उनके लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आएंगे। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, और आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे आपके एग्जाम से पहले। क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं आप, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे। सो बी सब्सक्राइब टू योर चैनल। अब 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी हमें सब्सटीट्यूट बताना है इस पूरे फ्रेज का। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, ऐसी चीज़ जिसको हम फोर्स से नहीं ले सकते। देखो, इम्पॉसिबल, अरे यार ये क्या मतलब है ना। इम्पॉसिबल मतलब जो कभी नहीं किया जा सकता। इम्प्रॉबेबल, जिसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ नॉट लाइकली। इम्पेसिएबल, इसका मीनिंग भी सिमिलर हो गया, दैट यू कैन से कि जिसमें कोई गलती ना हो। देयर इज नो फॉल्ट, देयर इज नो मिस्टेक। ओनली वर्ड रिमेनिंग इज इम्प्रेग्नेबल। तो आप इनको भी अगर आप एलिमिनेट कर देते, ये भी आपको वर्ड मीनिंग पता हो इम्पेकेबल का, सिंपल कि जिसमें कोई गलती ना हो, फॉल्ट ना हो। इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल, तो आप सीधे आंसर पर पहुंचते हैं इम्प्रेग्नेबल, दैट इज विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस। टेक अ सीट डैश, टेक अ सीट डैश क्वेश्चन मार्क। शैल यू, आप एक किसी को ऐसे बोलोगे टेक अ सीट शैल यू, अरे अरे नहीं। टेक अ सीट कांट यू, इतनी रूड नहीं। टेक अ सीट वोंट यू, हाँ यार टेक अ सीट वोंट यू। टेक अ सीट वुड यू, मतलब मैं बता रहा हूँ भाई तू सीट ले ले, बट फिर मैं कह रही हूँ वुड यू, मतलब आप लोगे यार मैं 50-50 हूँ, तो पता नहीं यार, आप ले लो आपका मन है तो इसको एलिमिनेट करो। तो शैल यू मतलब ये भी वही चीज़, वुड यू शैल यू मतलब मुझे खुद ही नहीं पता मैं देना भी चाहती सीट या नहीं, है ना। उसके बाद है कांट यू, मतलब ये तो मैं बिल्कुल ही रूड होगी कि वाओ, मतलब है ना। टेक अ सीट कांट यू मतलब मैं किसी को गुस्से में बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ऑफरिंग, नो। सो द आंसर सिंपल इज टेक अ सीट वोंट यू, टेक अ सीट वोंट यू, दैट इज द आंसर। 13th है, which of the following is the appropriate question tag in the sentence? Anyone can make mistakes dash। तो यार मैं तो सिंपल, मैं इसमें ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगी, सीधा फिट करूंगी ऑप्शंस को। Anyone can make mistakes, isn't it? नहीं। Anyone can make mistakes, shall they? No way। shall they मतलब मैं खुद ही, मतलब anyone can mistake मैं खुद ही कह रही हूँ। अच्छा यार करती होंगी मिस्टेक्स, अरे नहीं नहीं। Anyone can make mistakes, can't they? हाँ, क्योंकि हम anyone की बात कर रहे हैं, दे आएगा यहाँ पे। can't they मतलब क्यों नहीं कर सकते क्या मिस्टेक्स। anyone can mistakes, is it? is it मतलब मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ, मैं खुद बता रही हूँ बट मैं पूछ रही हूँ कि is it, अच्छा ऐसा ही है। नो, सो द आंसर इज can't they। ठीक है, उसके बाद 14th पर चलते हैं। एंड 14th क्वेश्चन में भी हमें अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें फ्रेजल वर्ब्स पे यहाँ पर हमें दिया होगा कि अच्छा ये वर्ड दे, इसकी जगह पे फिट करना है यहाँ पे इनमें से। ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सीम्स डैश टू बी एन आर्टिस्ट, मतलब वो बंदा बहुत ज़्यादा आर्ट का पसंदीदा शौकीन है आर्ट का। एंड सीम्स सूटेड टू बी एन आर्टिस्ट, मतलब सूट कर रहा है वो। सो ऑप्शन देखते हैं, फिट आउट, हाँ मतलब वो सूट करता है, फिट करता है ना, फिट आउट करता है। ब्रिंग आउट, नो वे, ब्रिंग आउट कैसे हो सकता है ना। कट आउट, कट आउट का कोई सेंस ही नहीं बनता है, मतलब। बट आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारी आंसर कीज एंड बहुत सारी बुक्स में ना इसका आंसर कट आउट भी दिया है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है मेरे ओपिनियन में, मैं हम्बल ओपिनियन में
दिस नीड्स टू बी फिट आउट, बट आई वुड स्टिल से कि आप वही आंसर प्रेफर कीजिए जो आपको सही लगता है। मेरी मानिए तो फिट आउट मतलब सूट करता है, फिट करता है उस पर ये रोल, क्योंकि वो आर्ट पर बिलीव करता है, वो आर्ट का फॉन है, वो आर्ट का बहुत शौकीन है, तो एक आर्टिस्ट के रोल में वो फिट करता है, सूट करता है उसे एक रोल। कटआउट वुड बी लाइक कि कटआउट का कोई सेंस नहीं होता। कटआउट का मतलब यही होता है कटिंग रिलेटेड, मतलब हम किसी के रोल से उसे कट कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। बट since he is fond of art और आर्टिस्ट की बात चल रही है, so it has to be fit out, suited से suit out no way, मतलब इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। 15th पे चलते हैं अब हम। 15th है, we were happy in the beginning but now all the troubles have dash appeared, मतलब अचानक से है ना हम बहुत हैप्पी थे बिगनिंग में, बट अब बहुत ट्रबल्स आ गए हैं, मतलब अब ट्रबल्स आने शुरू हो गए। क्रॉप्ड अप मतलब कट जाना नहीं। कम आउट मतलब बाहर आ जाना। रश्ड इन मतलब अचानक से रश कर जाना। कम अबाउट, दिस इज द आंसर। कम अबाउट मतलब अपीयर हो जाना। कम अबाउट मतलब इन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व होने हमारे ट्रबल्स, आ जाना, अपीयर कर जाना, कम अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट 16th है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। नो वन नोज हाउ इट ऑल हैपेंड, हैपेंड बताना है ना, हैपन कैसे हुआ ये चीज़। सो ऑप्शन है केम अक्रॉस, केम अबाउट, केम इनटू, केम फॉरवर्ड। अब किसी को नहीं पता कि नो वन नोज हाउ इट ऑल हैपेंड, सो हाउ इट ऑल केम अबाउट मतलब कैसे हुआ ये। केम अक्रॉस तो मतलब अक्रॉस वर्ड वाज नॉट एट ऑल सूटेड हेयर। केम इनटू मतलब केम इनटू एग्जिस्टेंस होता है, बट हेयर इट इज नॉट सूटिंग। केम फॉरवर्ड मतलब आगे आना नहीं, हमें तो हैपन चाहिए ना, सो द वर्ड वुड बी केम अबाउट। 17th पर चलते हैं। आई हैव टू डैश दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग। आई हैव टू क्लीन अप, नो। आई हैव टू फिनिश अप, नो। आई हैव टू डू अवे विद, नो। आई हैव टू क्लियर अप, मुझे इस काम को निपटाना है बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग, सुबह मैं निकलूँ उससे पहले मुझे इस काम को निपटाना है, क्लियर अप करना है, खत्म करना है, फिनिश करना है। 18th, which of the following prepositions may be used in the blank space? अब preposition लगाना है हमें। ये lived a hand dash mouth existence surviving on just a few rupees a week, तो आपने तो बहुत कॉमन सा फ्रेज भी बनता है hand to mouth, है ना, hand to mouth। हैंड टू माउथ का मतलब है कि जितनी ज़रूरत होना बस उतने ही पैसे होना, ज़्यादा ना होना, जितनी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरत है उतने ही पैसे होना। सो हैंड टू माउथ मतलब जितने पैसे हैं उतनी ही मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही पैसे होना। सो हैंड टू माउथ आपको याद रखना चाहिए फ्रेज। 19th बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने से ही लग रहा है। देयर इज़ नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क सिंस द मैटर इज़ ओवर, मतलब कि तुम बिना बात के रोए जा रहे हो उस बात पर कि जिसका कोई अब सेंस नहीं है, वो मैटर खत्म हो चुका है, तुम फिर भी उसी चीज़ पर बार बार रोए जा रहे हो, है ना, तुम वरी करे जा रहे हो। एंड ऑप्शन देखिए, नो यूज़ ऑफ वरिंग अबाउट, मतलब उस चीज़ पर क्या रोना जो अब चीज़ ही खत्म हो चुकी है, जो अब बात खत्म हो चुकी है उस पर क्यों रो रहे हो तुम। नो यूज़ ऑफ स्पेलिंग नाउ, नो यूज़ ऑफ सेलिब्रेशन की तो कहीं से बातें नहीं हुई, रोने धोने की बातें हो रही हैं। नो यूज़ ऑफ आस्किंग फॉर, तो ये कोई सेंस नहीं बनती। नो यूज़ ऑफ वरिंग अबाउट इज द आंसर। 20th, which of the following can be used as a substitute for the words written in capital letters in the sentence? अब substitute है, अब पढ़ते हैं। सर्विंग द सफरर्स इज टू yeoman's सर्विस। ना ये तो ऐसे लग रहा है कि मतलब सर्विंग द सफरर्स इज टू मतलब लेजेंडरी काम हो गया बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब तुम सफरर्स की मदद कर रहे हो, सो इट इज़ अ ग्रेट सर्विस, इट इज़ अ ग्रेट ह्यूमन कॉज एंड ह्यूमैनिटी दिख रही है, सो दैट इज़ एन एक्सीलेंट जॉब। अम्यूजिंग जॉब भी नहीं, मतलब जो बहुत एक्साइट करे ऐसा नहीं, रिस्की जॉब तो बिल्कुल नहीं, अनवांटेड जॉब तो बिल्कुल नहीं। एक्सीलेंट हो मतलब तुम बहुत लेजेंडरी वर्क कर रहे हो, तुम सफरर्स की हेल्प कर रहे हो, सर्व कर रहे होंगे, सो दैट इज़ अ yeoman सर्विस, मतलब एक्सीलेंट सर्विस, एक्सीलेंट वर्क कर रहे हो, राइट। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑल द 20 क्वेश्चंस। आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करना है कि आपका कितना स्कोर आया आउट ऑफ 20, एंड या आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, बहुत सारे वीडियोस आएंगे अभी और उनको सबको वॉच करना, एंड यू विल बी परफेक्ट इन योर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, राइट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।